नमस्कार मित्रों। अ, हिंदी मेला का यह 27वां साल है। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन की ओर से मैं आनंद गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोलकाता के हिंदी मेला के अंतर्गत संवाद श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इसमें हम देश के कई साहित्यकारों से उनकी बात सुनेंगे। हमारा विषय है आज का विमर्श और मेरा लेखन। आज हमारे बीच हिंदी के वरिष्ठ रचनाकार अशोक वाजपेयी जी उपस्थित हैं। मैं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार। अशोक वाजपेयी जी हिंदी के सुप्रतिष्ठित कवि, आलोचक, कला प्रेमी एवं संस्कृति कर्मी हैं। इनके करीब 17 कविता संग्रह, इसके अलावा कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है। अनुवाद का भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। देश विदेश के कई कवियों का इन्होंने अनुवाद किया है। साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार समेत कई पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। हम अशोक वाजपेयी जी के साथ आज संवाद करेंगे एवं उनसे कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। सर, हमारा समय विभिन्न संकटों से ग्रस्त है और लेखन के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस दौर की किस समस्या को आप सबसे बड़ी साहित्यिक चुनौती के रूप में देखते हैं? बड़ी चुनौती एक किसी भी लेखक के सामने शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती है कि वो कैसे कुछ ऐसा लिखे जो सार्थक हो, प्रासंगिक हो, उसके आत्म, उसके समय, उसके समाज, उसमें हो रहे अंतर्द्वंद्वों और तनावों, दबावों को हिसाब में लेकर किसी तरह की सार्थक अभिव्यक्ति करे। अब इस दौर में जिसमें हम हैं, दुर्भाग्य से ऐसे कई चीजें हो रही हैं जो एक तरह से साहित्य के काम को कठिन भी बनाती हैं, पर उसमें नई संभावनाएं भी आरोपित करती हैं। जैसे हमारे समय में विस्मृति का एक बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत ही षड्यंत्रकारी और सुनियोजित अभियान कि आप भूल जाएं, आपको याद ना हो, आपकी याद को संशोधित किया जाए, उसमें ऐसा कुछ डाल दिया जाए जो आपके स्मृति के भूगोल में था ही नहीं। ऐसे समय में साहित्य का एक काम है याद रखना, याद दिलाना, याद को बचाना। स्मृति साहित्य के स्वभाव में ही है, लेकिन वो स्मृति कैसे उद्बुद्ध हो और कैसे उस स्मृति का आज के किसी समवर्ती प्रसंग से या अभिप्राय से संबंध जुड़े, ताकि वो सिर्फ स्मृति न लगे बल्कि आज की सच्चाई भी बन जाए। तो ये सब कठिनाइयां हैं और इनको हल करने के तरीके कोई दिए हुए नहीं है। ऐसा भी लगता है कई बार जिस तरह का सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण हमारे समाज में लगातार किए जाने की कोशिश हो रही है,
उसके रहते कि साहित्य का काम ये जो सहज और निपट और अदम्य मानवीयता है हम सब में, जो हमें धर्म, जाति, संप्रदाय, प्रादेशिकता इत्यादि के ऊपर रखती है, उस मनुष्यता को किसी तरह से जगाया जाए, उसको संबोधित किया जाए, तो इसकी भी कोई एक बना बनाया शिल्प नहीं है। तरह तरह के लोग तरह तरह के शिल्पों में ये यत्न करते हैं। तो एक तरह से आप देखें कि साहित्य का काम एक तरफ याद दिलाना है और दूसरी तरफ हमारी अभी भी बची और दबाई न गई मनुष्यता को सजग, संवेदनशील और तत्पर रखना है। आज विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है और किस रूप में मौजूद है, हम आपसे यह जानना चाहेंगे। देखिए, विश्व के सामने यूं तो बड़े संकट हैं। सबसे बड़ा संकट तो कोरोना ही है, जो अब फिर नया रूप धर के फैलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर उसको छोड़ दें तो जो ज्यादा स्थायी संकट लग रहा है वो है सारे संसार में लोकतंत्र, उदार दृष्टि और विचार मात्र की जो कटौती हो रही है, उसमें जो लगातार उस पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि हमने स्वतंत्रता, न्याय, समता इनके खाते में मनुष्यता ने विश्व स्तर पर जो अर्जित किया था वो यकायक छूटता नजर आ रहा है। लगता है कि वो कहीं खो रहा है, लगता है कि उसकी जरूरत नहीं रही। नई टेक्नोलॉजी जिससे हम बड़े आह्लादित रहते हैं और उसी के कारण हमारी आपकी समय बातचीत ही संभव हो पा रही है, पर इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग संसार में घृणा, झूठ, भेदभाव, अन्याय, हिंसा फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। तो ये जो एक तरह की इनमें बाढ़ सी आ गई है और इस समय साहित्य का काम मेरे हिसाब से विश्व स्तर पर भी ये जो स्वतंत्रता, न्याय और समता का लक्ष्य है, इसको धूमिल या अदृश्य नहीं होने देना और इस पर इसरार करने का है। ऐसी शक्तियां हैं जो वैचारिक शक्तियां भी हैं, वो सिर्फ तकनीकी शक्तियां नहीं हैं, वो सिर्फ राजनीतिक शक्तियां नहीं हैं, वो धार्मिक शक्तियां भर नहीं हैं। हालांकि इन सब का भी एक विचित्र गठबंधन है। एक और बात जो बहुत संकट की लगती है वो है राजनीति, धर्म, बाजार और मीडिया का अभूतपूर्व गठबंधन। हमारे देश में तो वो बहुत ही आतंककारी गठबंधन हो गया है, लेकिन दुनिया के और देशों में भी ये हो रहा है। इस समय विश्व स्तर पर भी और स्वयं भारत में सच और सच्चाई अल्पसंख्यक हो गए। इनकी बात करने वाले लोग धीरे धीरे कम होने लगे हैं और झूठ में यकीन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो साहित्य के लिए तो ये एक और नैतिक संकट है, क्योंकि साहित्य तो भरसक पूरी हिम्मत और हिकमत के साथ, कई बार सीधे कई बार परोक्ष ढंग से सच कहने और सच को बचाने की कोशिश में लगा रहता है।
इस कोशिश का शायद विश्व स्तर पर महत्व कम होता नजर आ रहा है। ऐसे में जब एक तरह का बाजारूपन, एक तरह की सतही लोकप्रियता और एक तरह की साधन संपदा के बहुत सारे लालच हम सबके सामने हैं, ये जरूरी है कि साहित्य एक प्रतिरोध की विधा बने और प्रतिरोध की विधा बना रहे, क्योंकि ये फौरी तौर पर प्रतिरोध भर नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला प्रतिरोध है, जिसकी सौभाग्य से साहित्य में और हमारे साहित्य में भी लंबी परंपरा है। उसको भी याद करने और उद्बुद्ध करने की आज जरूरत है। सर, अगला प्रश्न है मेरा, हिंदी क्षेत्र में विभिन्न कलाओं और साहित्य के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया जाए जिससे साहित्य का लोकप्रियकरण हो सके। आपने अभी हाल में रजन्यास के कार्यक्रम युवा के माध्यम से ऐसा करने का सार्थक प्रयास किया भी है। कला और साहित्य को जोड़ने में ऐसे कार्यक्रमों की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, और मैं करीब 50 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय हूं, इसलिए जानकारी इधर उधर से बटोर ली गई सूचना भर नहीं है। हिंदी अंचल बाकी लगभग सभी भाषा भाषी अंचलों की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत विपन्न अंचल है। महाराष्ट्र में या केरल में या बंगाल में या उड़ीसा में, तमिलनाडु में, असम में, इन सब भाषा भाषी अंचलों में साहित्यिक और कलाओं के बीच एक आवाजाही है, संवाद है, संपर्क है। हिंदी अंचल ही एक ऐसा है जिसमें ये धीरे धीरे गायब हो गई। इसका एक उदाहरण ये है कि हिंदी में मसलन संगीत की या नृत्य की या ललित कलाओं की कोई समृद्ध आलोचना विचार की परंपरा बनी ही नहीं। थोड़ा बहुत कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन उनमें उनकी गणना प्रमुख आलोचकों में दुर्भाग्य से नहीं होती और नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ खास है भी नहीं कहने को। तो एक तो ये बहुत जरूरी है कि हिंदी अंचल के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया चले। इस समय अगर आप आंकड़े लें तो हिंदी अंचल बेरोजगारी में, गरीबी में, हिंसा में, हत्या में, अपराध में सबसे अव्वल है देश भर में। तो इसका संबंध इस सांस्कृतिक विपन्नता से भी है, जहां इतनी आसानी से इतनी बड़ी जनसंख्या को धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर बांटा बिखेरा जा रहा है। इसका प्रतिरोध करने की जो शक्ति संस्कृति के दूसरे रूपों में है, उससे इस नागरिकता का कोई जैसे संबंध ही नहीं रह गया। तो ये तो बहुत जरूरी है कि ऐसा प्रयत्न हो, और इस प्रयत्न में अध्यापक, पाठक, लेखक, रंगकर्मी, कलाकार, चित्रकार, इन सबको शामिल होना होगा। ये कोई कह रहा ये सरकारी और संस्थाओं द्वारा किया गया, चलाया जा रहा अभियान नहीं होगा, यद्यपि उनकी भी भूमिका होगी। ये तो एक स्वतः स्फूर्त अभियान होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को पुनरायत्त करें, जो हमसे छूट गई है। वो अकेले साहित्य में नहीं चरितार्थ होती, वो
शास्त्रीय संगीत में भी होती है, नृत्य में भी होती है, रंगमंच में भी होती है, ललित कलाओं में भी होती है, लोक संपदा में भी होती है। इस सब को हमने धीरे-धीरे किनारे कर दिया है। इनको वापस अपने समवाय में लाने की ज़रूरत है और इसकी पहल मुझे लगता है कि लेखकों को ही करनी चाहिए। इसीलिए हमने रज़ा फाउंडेशन से जो आयोजन किया था कि 40-45 युवा लेखक इन विभिन्न कलाओं के मूर्धन्यों पर कुछ पढ़ें और विचार करें। जी। सर, आज हम लोग एक हाईटेक युग में जी रहे हैं। ऐसे समय में तकनीक और सोशल मीडिया ने साहित्य को कितना प्रभावित किया है? देखिए, एक अर्थ में तो उसने संभवतः साहित्य की पहुंच बढ़ाई है। बहुत सारे लोग जो शायद पढ़कर लेखकों या साहित्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वो अब इस माध्यम से थोड़ा बहुत जानने लगे। लेकिन एक तरह का जिसको कहते हैं ना, जैसे फास्ट फूड, मतलब जल्दी जल्दी बना बनाया मिलने वाला खाना, भोजन, तो इसने एक ऐसी प्रवृत्ति को भी जन्म दिया है। मतलब किसी ने कविता लिखी और फौरन ही उसको फेसबुक पे डाल दिया और उसको पसंद करने वाले भी कोई लोग जुड़ जाते हैं, तो एक तरह की परस्पर प्रशंसा मंडली बन गई हैं। कई मंडलियां ऐसी बन गई हैं जो इस तरह की चीजों को, तो इनका कोई महत्व नहीं है। वो ज्यादातर कविताएं खराब होती हैं। इस तरह का ज्यादातर साहित्य बहुत ही हर जमाने में ऐसा साहित्य रहा है, सो भी रहा। लेकिन इस्तेमाल अगर किया जा सके तो अच्छे साहित्य को, महत्वपूर्ण साहित्य को फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को जो इस तकनीक को बेहतर समझते हैं, अब हम जैसे धवल केशी बूढ़े तो इसको जानते नहीं है इतना, लेकिन जो समझते हैं वो अगर ये करें कि इस बहाने ये जो स्मृति वंचन है इसका निषेध किया जा सके और स्मृति को उद्बुद्ध किया जा सके, खुद से जगाया जा सके, तो उसमें इस माध्यम की बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरी तरफ एक ये भी बात है कि बहुत सारे लोगों को, कई बार लेखकों को भी कुछ सहायता इत्यादि की जरूरत होती है, वो कठिनाई में पड़ जाते हैं, तो इन माध्यमों का उपयोग करके कई बार उनको सहायता जल्दी मिल जाती है। ये इसका एक और विधेयात्मक पक्ष है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो इसका उपयोग हुआ है वो मुझे दुरुपयोग के अधिक निकट जान पड़ता है और मुझे लगता है कि इसका जो इस्तेमाल हमको कर सकना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं देखता हूं कि YouTube पर शास्त्रीय संगीत की बहुत सारे ऐसे कलाकार, ऐसी प्रस्तुतियां जो हमारे ध्यान में नहीं थी, न जिनको हमने कभी पढ़ा सुना था, तो वो आती हैं। लेकिन साहित्य को लेकर ऐसी कोई प्रस्तुतियां नहीं आती हैं कि कोई कहीं से खोज के निकाले कि भाई मुक्तिबोध की या गे की कोई, या नागार्जुन की, या और लोगों की जिनकी भी कोई आवाज में कोई हमको सुनाई दे, या इस तरह की चीजें हो, ये नहीं हो पा रहा है। सर, आज समाज में तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके कारण छोटे या बड़े आकार की प्रायोजित हिंसा हम जगह जगह देख पाते हैं। इस तानाशाही व्यवस्था में से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ लाने में साहित्यकार और साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है? साहित्य को किस हद तक प्रतिरोध के सांस्कृतिक औजार के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, 2-3-4 बातें हैं। एक तो हमको प्रतिरोध की बहुत मोटी मोटी धारणा से
मुक्त होना चाहिए। ऐसे अनेक लोग जो प्रतिरोध का दावा नहीं भी करते या प्रतिरोध की मुद्राएं नहीं भी बनाते या अभिधा में प्रतिरोध नहीं करते, वो भी अपने ढंग से प्रतिरोध करते हैं, और ये समझ हमको विकसित करनी चाहिए, एक बात। दूसरा, साहित्य में व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक संवाद, ये दोनों एक साथ होती हैं। साहित्य कोई समाज नहीं लिखता, यानी किसी ने आपको, समाज ने आपको नियुक्त नहीं किया है कि श्री आनंद गुप्त आप साहित्य लिखिए, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन चूंकि आप भाषा में लिखेंगे, और भाषा आपने नहीं आविष्कार किया है, भाषा आपसे पहले भी थी और आपके बाद भी होगी, तो भाषा एक सामाजिक संपदा है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से हमने जो पिछले 50 साल में आलोचना और विचार के क्षेत्र में बहुत बेकार की बहसें की हैं, और उन पर बहुत अपनी शक्ति और उत्साह जाया किया है। मसलन ये कि व्यक्ति और समाज, और ये व्यक्तिवादी है और ये समाजवादी है, ये सब बकवास है, इससे कोई निकलता नहीं है। असली जो, जब तानाशाह लोग आते हैं या तानाशाही विकसित होती है, और दुर्भाग्य से ये तानाशाही लोकतंत्र के प्रक्रिया से विकसित हो रही है। ये लोकतंत्र को धीरे धीरे हर दिन थोड़ा कम करके विकसित हो रही है। तो उस लोकतांत्रिक धारणा को, जिसमें आप किसी व्यक्ति का या किसी लेखक का या किसी वृत्ति का आप इस आधार पर अस्वीकार न करें कि वो आपसे असहमत है। अगर साहित्य में भी वही, आखिर साहित्य में भी तो एक तरह की तानाशाही चलती रही है। साहित्य कोई बहुत लोकतांत्रिक नहीं रहा है हिंदी में, उसने भी एक तरह की कुछ ना कुछ तानाशाही रही है कि भाई ये तो कलावादी हैं, और ये तो समाजवादी हैं, और ये तो साम्यवादी हैं, और ये प्रगतिशील हैं, और ये जनवादी हैं, और ये फला हैं ढिका हैं। ये करके हमने लोकतंत्र में जो आवश्यक बहुलता है उसको नष्ट किया है। ये बहुलता के प्रमाण नहीं है, ये अवैचारिक भेदभाव करने के प्रमाण है। कि होना ये चाहिए कि भाई दुनिया को देखने की, समाज को देखने की, समय को देखने की, आत्म को देखने की, भाषा को देखने की कई अलग अलग दृष्टियां होती हैं, और उन सब दृष्टियों का हमको एहतराम करना चाहिए। कई दृष्टियों से बहुत सारी ऐसी भी दृष्टियां हैं जो बहुत ही मतांध और धर्मांध हैं, उनसे कोई सृजनात्मक उन्मेष संभव नहीं होता। ये आखिर आप देखें कि हिंदी में पिछले 7 वर्षों से, जब से ये नया निजाम आया है, किसी महत्वपूर्ण लेखक ने अपना पाला नहीं बदला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस साहित्य की हमारी अपनी जो परंपरा है उसमें वैचारिक मतभेद रहेंगे, वो रहे, लेकिन हमको एक दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहिए। अगर साहित्य में ही असहमति का सम्मान नहीं होगा तो हम ये मांग या अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो राजनीति में हो? पहले हम अपना घर तो ठीक ठाक कर लें। इसलिए एक खुलेपन की और एक दूसरे किस्म की सहकारिता की जरूरत है, क्योंकि संकट समूचे साहित्य पर है, संकट समूची भारतीय सभ्यता पर है, और इससे निपटने के लिए हम अपने आपसी छोटे मोटे मतभेदों को अगर आने देंगे बीच में, तो हम लड़ाई हार जाएंगे। वैसे भी हमारी साहित्य की होड़, प्रसाद जी का पद लेकर कहें, हमेशा हारी होड़ होती है। हमको पता है कि हमसे दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं मानो कि हमारे लिखने से दुनिया थोड़ी सी बदलती है। ये एक हमारी
स्थिति की विडंबना है, लेकिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को बदलने के सपने को कूड़ेदाने में फेंक दें। दुनिया को बदलने का सपना अभी भी एक बहुत जरूरी और मानवीय सपना है, और वो एक सांस्कृतिक सपना भी है, और वही हमको छोटी तुच्छताओं से और छोटी छोटी झगड़ों से आगे ले जा सकता है। आज देखिए, हिंदी भाषा पर जो संकट है उस पर हम कभी विचार नहीं करते। हमारी भाषा सार्वजनिक माध्यमों पर, इलेक्ट्रॉनिक में भी और प्रिंट मीडिया में भी झगड़े, नफरत, झूठ, हिंसा, हत्या, इसकी भाषा बन के रह गई। तो हमारी भाषा का ये जो दुरुपयोग लगातार हो रहा है, उसमें तो भाषा बचाना मात्र भी एक क्रांतिकारी काम है, एक रेडिकल काम है, और ये हमको समझ सकना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपने कही सर। सर, हम सभी आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल आप क्या लिख रहे हैं? अरे हम क्या लिख रहे हैं ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। असल में एक तो हम साप्ताहिक स्तंभ कभी कभार लिखते हैं, जब लिखते हुए इतने लगभग 2.5 दशक होने आए, तो वो हर हफ्ते लिखना पड़ता है। और दूसरा कभी कुछ कविताएं वगैरह भी लिखते हैं। लिखने से ज्यादा मैं पढ़ता हूँ। अभी मेरी अगले मेरे जन्मदिन पर, यानी जो जब मैं 81 का हो जाऊंगा 16 जनवरी को, तो सेतु प्रकाशन से मेरी रचनावली आ रही है, जो 12 खंडों में है, जिसमें 6000 पृष्ठ हैं। तो अब इतना ससरा लिख दिया, तो लेकिन अभी हार नहीं मानता हूँ और थका भी नहीं हूँ, तो कोशिश करता रहता हूँ। कोई बहुत सुनियोजित प्रोजेक्ट बना के काम नहीं करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि रजा फाउंडेशन का काम ही मैंने इतना बढ़ा लिया है कि उसमें बहुत वक्त लगाना पड़ता है। हर रोज 4-5 घंटे मैं आता हूँ, वहीं से हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी सब है। और फिर आजकल हम धवल केशियों को कुछ कुछ इधर उधर बुलाया भी जाता है कि, तो उसमें भी काफी वक्त जाता है, और कई बार उस बहाने कुछ सोचने का मौका भी मिलता है, कुछ नए ढंग से सोचने का। तो ये सब करता है। मुझे अपने जीवन में पहला पुरस्कार जब मिला तो मेरी आयु 53 वर्ष की हो गई थी। तो मुझे तो छोड़िए, मैं तो, लेकिन शमशेर जी का पहला कविता संग्रह जब निकला तो उनकी आयु 49 वर्ष की थी। आप जानते हैं कि मुक्तिबोध का पहला कविता संग्रह उनके जीवन काल में ही नहीं निकल पाया, और वो 47 वर्ष की आयु पूरा करने के पहले दिवंगत हो गए। ये था दृश्य। 1970 में मुझे ये चिंता, मैं प्रशासनिक सेवा में आ गया था, तो मुझे ये चिंता सताना शुरू हुई कि मैं अभी यहाँ फंस गया हूँ, तो मेरा कहीं साहित्य से संबंध शिथिल न हो जाए, एक। और दूसरा ये कि मेरा अपना कविता संग्रह तो 1966 में निकल गया, लेकिन मेरे बहुत समकालीन कवि थे जो मेरे हिसाब से बहुत प्रतिभाशाली थे, उनके संग्रह निकलने की कोई जुगत समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने पहचान नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसके 4 अंक निकले, और 4 अंकों में 15 युवा कवियों के पहले कविता संग्रह छपे। उसमें विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, चंद्रकांत देवताले, कमलेश, विष्णु नागर, प्रभात त्रिपाठी, आग्नेय, इत्यादि इत्यादि ऐसे तमाम कवि थे। तो मेरा ये प्रयत्न बहुत शुरू से रहा है कि समवयसियों को और युवाओं को अवसर मिले। जो 2 युवाओं के लिए पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल
पुरस्कार और देवी शंकर अवस्थी सम्मान, ये दोनों से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ, बल्कि इनकी जो संरचना बनी वो मेरे ही सुझावों से बनी कि ऐसी बनाई जाए, ये किया जाए। तो युवाओं को ये शिकायत नहीं हो सकती आज कि उनके लिए समुचित अवसर नहीं है। प्रकाशन की भी स्थिति बदल गई। अब बहुत सारे, हालांकि हमने रजा फाउंडेशन से कलकत्ते के ही प्रकाश साव की स्मृति में एक प्रकाश वृत्ति स्थापित की है, जिसके अंतर्गत हम कई युवा कवियों के पहले कविता संग्रह छापते हैं। अभी हाल ही में हमने केरल की अनामिका अनु का संग्रह छापा है। उदय प्रकाश पर भी एक पुस्तक कलकत्ते के एक युवा आलोचक ने लिखी है, वो भी हमने उसी में प्रकाशित की है। तो लेकिन युवाओं को लगता है कि जैसे हर चीज की जल्दी है, मतलब ये कि पुरस्कार भी मिल जाए और मान्यता भी मिल जाए, प्रकाशन भी मिल जाए और लिट फेस्ट भी मिल जाए और वगैरह वगैरह। तो ये जो जल्दी जल्दी है, ये साहित्य थोड़ा धीरज का मामला है। साहित्य ठुमरी नहीं है, ये ध्रुपद का आलाप है जो लंबा चलता है, और जिसको लंबी दौड़ में कुछ पक्षाघात इत्यादि होने का अंदेशा हो, उसको इस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। ये तो लंबी दौड़ है, और मतलब भवभूति तक ने कहा है कि मैं तो भुजा उठाकर कहता हूं कि कभी होगा कोई समान धर्मा, क्योंकि पृथ्वी विपुल है और काल निर्वधि है। तो जब भवभूति को समान धर्मा की तलाश थी, तो आज के युवाओं को इतनी क्यों? एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, साहित्य अंततः और प्रथमतः एक तरह का एकांत पैदा करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और आपकी बातों से आपके जीवन और लेखन के बारे में ढेर सारी बातें हम जान पाए, अपने समय को कुछ बेहतर हम समझ पाए। मैं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन की ओर से आपका आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस संवाद श्रृंखला से जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में हो तो अवश्य ही हमें लिख भेजें। नमस्कार।